अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मॉडर्न स्टडी प्रो। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स स्लाइड बाय स्लाइड आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स चाहिए होती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर किसी भी टॉपिक पर जंप कर सकते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जाना है। अब आते हैं इस स्लाइड पर। यहाँ सबसे पहले एंजाइम्स की तारीफ बताई गई है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो हमारे जिस्म में बहुत सारे कीमियाई रिएक्शंस को तेज करते हैं। आगे इनकी अहम खुसूसियात दी गई हैं, जैसे कि ये रिएक्शन के बाद खुद तब्दील नहीं होते और मखसूस रिएक्शंस के लिए मखसूस होते हैं। These enzymes are essentially biological catalysts that speed up chemical reactions in the body without being consumed themselves. They are highly specific, meaning a particular enzyme will only work on a specific substance, known as the substrate. This helps maintain order and control within the cell. ये जो एंजाइम्स हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं और रिएक्शन के बाद इनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। दे रिमेन अनचेंज्ड। Another key property is that they can work in either direction, meaning they can catalyze reversible reactions, helping maintain equilibrium. ये एंजाइम्स बहुत कम मिकदार में दरकार होते हैं और रिएक्शन के बाद इनकी बनावट में कोई तब्दीली नहीं आती, वो वैसे के वैसे रहते हैं। एक और अहम खूबी ये है कि ये दोनों सिम्टों में काम कर सकते हैं, यानी ये ऐसे रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं जो वापस उलट भी सकते हैं और इस तरह तवाजुन यानी इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हैं। हमने सबसे पहले इनकी तारीफ पढ़ी कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो रद्दे अमल यानी केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। आगे इनकी अहम खुसूसियत दी गई है कि ये रिएक्शन के बाद खुद तब्दील नहीं होते, हर मखसूस रिएक्शन के लिए मखसूस होते हैं, निहायत कम मिकदार में दरकार होते हैं और रिवर्सिबली काम कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंजाइम जो बड़े हिस्से के तौर पर दिखाया गया है उसकी सतह पर एक खास जगह होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट जो कि छोटा हिस्सा है बिल्कुल इस एक्टिव साइट पर आकर फिट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ताले में चाबी। इसी वजह से एंजाइम बहुत मखसूस होते हैं क्योंकि सिर्फ मखसूस सबस्ट्रेट ही उस एक्टिव साइट पर जुड़ सकता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट एंजाइम्स की तारीख के लिए बहुत काबिल गौर है। इस फैक्ट के मुताबिक लुई पास्चर ने यह तजुर्बाती तौर पर साबित किया कि खमीर यानी यीस्ट ही किण्वन यानी फर्मेंटेशन का असल सबब होते हैं। इसी से आगे चलकर एंजाइम्स की अहमियत और उनके बायोलॉजिकल रोल को समझने का रास्ता मिला। इस स्लाइड में बताया गया है कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है वो दो अहम हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला हिस्सा बाइंडिंग साइट कहलाता है। ये वो जगह है जो सबस्ट्रेट के साथ मखसूस रद्द अमल करती है और सबस्ट्रेट को उसकी सही पोजीशन और ओरिएंटेशन पर रखती है। दूसरा हिस्सा कैटालिटिक साइट कहलाती है। ये वो जगह है जहां पर असल कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस स्लाइड में लिखा है कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है वो दो बुनियादी हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला हिस्सा बाइंडिंग साइट है जो सबस्ट्रेट को पहचानती है और उसे सही जगह पर जोड़ती है। दूसरा हिस्सा कैटालिटिक साइट है जहां पर असल कीमियाई तब्दीली यानी रिएक्शन वाकई में होता है। और आखिर में ये बताया गया है कि एक्टिव साइट एक 3 डायमेंशनल क्रीज या पॉकेट की तरह होती है जो एंजाइम के फोल्ड से बनती है। एक एक्टिव साइट के दो अहम फंक्शनल हिस्से होते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को पहचानती है और उसे खास अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन में पकड़ कर रखती है। वहीं कैटालिटिक साइट वो जगह है जहां पर असल कीमियाई तब्दीली यानी केमिकल रिएक्शन अंजाम पाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। एंजाइम की एक्टिवेशन स्टेट से मुराद वो खास ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसे सबस्ट्रेट को रिएक्शन मुकम्मल करने के लिए हासिल करना पड़ता है। कोफैक्टर्स दूसरी तरफ वो गैर प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बाज एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं। ये मेटल आयंस या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हो सकते हैं। पेट के अंदर पेप्सिन को एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है जिसे पेप्सिनोजेन कहते हैं। ये एक जाइमोजेन है। जब ये पेप्सिनोजेन पेट के तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है तो तेजाब की कम पीएच की वजह से इसमें तब्दीली आती है। इस अमल के दौरान पेप्सिनोजेन का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है जिससे इसका एक्टिव साइट खुल जाता है और ये एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। एक बार पेप्सिन बन जाने के बाद ये खुद मजीद पेप्सिनोजेन के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है जिसे ऑटो एक्टिवेशन कहते हैं। कोफैक्टर्स को उनकी बनावट के हिसाब से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स शामिल होते हैं। कोएंजाइम्स आजाद तौर पर एंजाइम के साथ बाकी रहते हैं जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में मेटल आयंस आते हैं जैसे मैग्नीशियम या जिंक जो एंजाइम को अपना काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ कोफैक्टर्स हमें ये दिखा रही है कि कैसे एक इनएक्टिव एंजाइम जिसे एपो एंजाइम कहते हैं मुकम्मल और एक्टिव होने के लिए कोफैक्टर की मदद लेता है। कोफैक्टर इस डायग्राम के मुताबिक मेटल आयंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं।
जब ये जुड़ जाते हैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम कहलाता है, जो रिएक्शन कैटेलाइज करने के लिए तैयार होता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे एक इनएक्टिव एंजाइम, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, उसे मुकम्मल होने के लिए कोफैक्टर की मदद लेनी पड़ती है। कोफैक्टर इस डायग्राम के मुताबिक मेटल आयंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कोएंजाइम्स हो सकते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम कहलाता है, जो रिएक्शन कैटेलाइज करने के लिए तैयार होता है। एंजाइम की एक्टिवेशन स्टेट से मुराद वो खास ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसे सबस्ट्रेट को रिएक्शन मुकम्मल करने के लिए हासिल करना पड़ता है। कोफैक्टर्स दूसरी तरफ वो गैर प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बाज़ एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं। ये मेटल आयंस या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हो सकते हैं। इस स्लाइड में एंजाइम एक्शन को समझने के लिए दो बुनियादी मॉडल्स के बारे में बताया गया है, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं, जैसे ताले में चाबी, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वहीं इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट पहले फ्लेक्सिबल होती है और सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद दोनों अपनी शेप को थोड़ा बदल लेते हैं ताकि और बेहतर फिट बने। इस डायग्राम में एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन साइकिल को 3 मरहलों में बताया गया है। पहला मरहला है सबस्ट्रेट का एंजाइम से जुड़ना, जहां सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर फिट हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरा मरहला है रिएक्शन का होना, जहां एंजाइम की मौजूदगी में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। आखिरी मरहला है प्रोडक्ट का अलग होना, जहां प्रोडक्ट एंजाइम से रिहा कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम मजीद किसी दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि हर एंजाइम किस हद तक मखसूस सबस्ट्रेट्स पर काम कर सकता है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही खास सबस्ट्रेट पर काम करता है, जैसे कि यूरिया सिर्फ यूरिया को तोड़ता है। इसके बरक्स ग्रुप स्पेसिफिसिटी में एंजाइम एक खास तरह के फंक्शनल ग्रुप्स वाले कई अलग अलग सबस्ट्रेट्स पर अमल कर सकता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में स्पेसिफिसिटी थोड़ी ब्रॉड होती है, जहां एंजाइम एक से ज्यादा मिलती जुलती चीजों पर काम कर सकता है। वहीं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक बहुत वर्सेटाइल एंजाइम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाकर बाइकार्बोनेट बनाने के रिएक्शन को तेज करता है, जो जिस्म में कई जरूरी मकासद जैसे गैसों की अदायगी और एसिड बेस बैलेंस में मदद देता है। पहले पॉइंट में एक्टिव साइट शेप के हवाले से लॉक और की मॉडल में एक्टिव साइट पहले से मुकम्मल तौर पर शेप्ड और रिजिड होती है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है और सबस्ट्रेट के जुड़ने पर शेप्ड होती है। दूसरे पॉइंट में कॉन्फर्मेशनल चेंज की बात करें तो लॉक और की मॉडल में कोई कॉन्फर्मेशनल चेंज नहीं आता, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है। तीसरे पॉइंट में एंजाइम क्लासिफिकेशन के लिहाज से दोनों मॉडल्स का एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और चौथे पॉइंट में कोर एक्सप्लेनेशन का वाज़े फर्क ये है कि लॉक और की मॉडल में एक्टिव साइट पहले से फिट होती है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये बताता है कि फिट बनने के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अपनी शेप को बदलते हैं। चलिए अब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एंजाइम्स इसे किस तरह कम करते हैं इसे समझते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है। आप इसे एक रुकावट भी समझ सकते हैं, जिसको पार करने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ता है। एंजाइम्स इन रुकावट को कम करके रिएक्शन के रेट को तेज करते हैं। जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को एक ऐसे खास ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन में ले आता है और ऐसे कीमियाई बॉन्ड्स बनाता है जो सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे प्रोडक्ट जल्दी बनता है। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं और उन्हें सही सिम्त में रखते हैं, जिसे प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन कहते हैं, जिससे रिएक्शन तेज होता है। इसके अलावा ये एक्टिव साइट पर चार्ज की तब्दीली करके या दबाव डालकर सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को कम, जिससे वो आसानी से टूट जाते हैं और प्रोडक्ट जल्दी बनता है। एक और तरीका ये भी है कि एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, यानी उस मुश्किल मकाम पर एनर्जी की जरूरत को कम कर देते हैं जिसे पार करना जरूरी होता है। एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर का असर कुछ यूं होता है कि शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने की रफ्तार तेज हो जाती है, जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। एक खास हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, यानी उनकी बनावट बदल जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। अब अगर पीएच की बात की जाए तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है। इस रेंज से बाहर निकलने पर एक्टिव साइट का चार्ज बदल जाता है, जो सबस्ट्रेट के जुड़ने में रुकावट पैदा करता है और एक्टिविटी कम हो जाती है। माइनर पीएच शिफ्ट का मतलब है पीएच में थोड़ी सी तब्दीली जो ऑप्टिमम रेंज के करीब होती है। इससे एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो चार्ज मौजूद होते हैं उनमें मामूली फर्क आता है।
इससे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आमतौर पर यह तब्दीली मुकम्मल तौर पर डीनेचुरेशन का सबब नहीं बनती और हालात बेहतर होने पर एंजाइम दोबारा अपनी पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कर सकता है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब है कि एक दिए गए वॉल्यूम में एंजाइम्स की कुल तादाद कितनी है। अगर सबस्ट्रेट की तादाद बहुत ज्यादा हो तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी तेज होता जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए ज्यादा एक्टिव साइट्स मिल जाती हैं। लेकिन यह तेजी सिर्फ तब तक होती है जब तक तमाम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स खत्म न हो जाए। एंजाइम इनहिबिशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ खास मॉलिक्यूल्स, जिन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम या मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी कैटालिटिक एबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये एंजाइम इनहिबिशन की एक ऐसी किस्म है जहां इनहिबिटर की शक्ल बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी होती है। इस वजह से इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एंजाइम की एक ही एक्टिव साइट पर कब्जा करने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। अगर इनहिबिटर पहले जुड़ जाए तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता और रिएक्शन रुक जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिशन, इस तरह की इनहिबिशन में इनहिबिटर एंजाइम के साथ कमजोर बॉन्ड्स के जरिए जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि यह जुड़ना परमानेंट नहीं होता। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो इस इनहिबिटर को एंजाइम से अलग किया जा सकता है और एंजाइम दोबारा अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू कर देता है। लिमिटिंग एंजाइम ग्राफ्स का जो ग्राफ आपकी स्लाइड पर है उसे समझना बहुत आसान है। इस ग्राफ को समझने के लिए इसे दो बड़े हिस्सों में देखना होगा, लीनियर इंक्रीज और फ्लैट प्लेट्यू। यहां इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की पूरी तफसील दी गई है, जिसमें शुरुआत में जैसे जैसे आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बिल्कुल सीधी लकीर में ऊपर जाता है, जिसे हम लीनियर इंक्रीज कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्टेज पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और लिमिटिंग फैक्टर खुद एंजाइम की तादाद होती है। जरूर, अब बिना किसी रुकावट के नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ग्राफ और डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है उसकी शक्ल सबस्ट्रेट जैसी नहीं होती, इसलिए यह सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए मुकाबला नहीं करता। इसके बजाय ये एंजाइम की एक बिल्कुल अलग जगह पर जाकर जुड़ता है, जिसे ऑलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। जब इनहिबिटर ऑलोस्टेरिक साइट पर जुड़ता है तो इसकी वजह से एंजाइम के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक तब्दीली आती है। इस बदलाव की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप बिगड़ जाती है। अब भले ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आकर जुड़ भी जाए, एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एक्टिव साइट का कैटालिटिक फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बरक्स, यहां आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को जितना चाहे बढ़ा लें, आप इस इनहिबिशन को खत्म या ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर अलग अलग जगहों पर जुड़ रहे हैं। इसलिए ज्यादा सबस्ट्रेट डालने से इनहिबिटर अपनी जगह से नहीं हटता। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ कमजोर बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं, यानी ये जुड़ना परमानेंट नहीं होता और एंजाइम दोबारा काम करना शुरू कर सकता है। वहीं इररिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ मजबूती से, अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं, जिससे एंजाइम परमानेंट तौर पर इनएक्टिव हो जाता है और उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें कुछ मखसूस मॉलिक्यूल्स, जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कम या मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। ये कुदरती तौर पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने या फिर कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी मेटाबॉलिक पाथवे का आखिरी प्रोडक्ट उस पाथवे के किसी शुरू वाले एंजाइम को रोकता है। ये जिसमें एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाने और प्रोडक्ट्स को जरूरत से ज्यादा बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। Thank you so much for watching this video. And this is all about chapter number 3, enzymes. Make sure to like and subscribe to Modern Study Pro.